हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हो। देखिए, आज हम करने वाले हैं सेक्शन 4 से स्टार्ट बीएनएस का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बीएनएस पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझ रहे हैं। और मैं एक बात आपको अभी बता देती हूँ, सेक्शन 3 को हमने बहुत अच्छे से समझा। जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कॉन्सेप्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम रहती थी, हमने सेक्शन 3 पर बहुत अच्छी कमांड डेवलप कर ली है। तो इस लेक्चर के बाद आप वो वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने पास बेयरक्ट लेकर बैठना है। ठीक है, आज हम सेक्शन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं एक बात और आपको बता देती हूँ, अगर आपके एग्जाम में प्री के साथ साथ मेंस भी पूछा जाता है तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन मेंस का भी करेंगे। बाकी हम प्री के हिसाब से इस पूरे एक्ट को भी पढ़ते हुए जाएंगे, और मेंस के हिसाब से उसका जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं हर सेक्शन में हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो और ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पेशेंस है। मैं एक साथ सब चीजों को ऐसे कवर नहीं कराती हूँ कि एक ही लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक कमांड डेवलप करना चाहते हैं तभी आप इस लेक्चर में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं सोचिए कि आज पूरा एक साथ कवर हो जाएगा, और मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन था। ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 4 से। अब देखिए, आपको सबको पता ही है ना हमारा पैटर्न क्या रहता है पढ़ने का। हम सब कुछ डिस्कस करते हुए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हमारे सेक्शन 4 पे। और जिस जिस भी स्टूडेंट के पास क्या नहीं है, बेयरक्ट नहीं है, तो बेयरक्ट जरूर लेके बैठो, क्योंकि हम बेयरक्ट के अंदर क्या करते हुए जा रहे हैं, मार्क करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बात की जाए सेक्शन 4 की, सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। अब बीएनएस जो है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बता रहा है कि पहले तो हमने सेक्शन 1 में कवर कर लिया कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है ये सब चीजें। सेक्शन 2 में हमने उसका पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट देखा कि ये वर्ड का मतलब क्या होगा जब पूरे बीएनएस में कोई वर्ड आएगा। फिर हमने सेक्शन 3 में पढ़ा कि इन सब जो भी आप आगे ऑफेंस पढ़ने वाले हो, उसमें हमें साथ के साथ जनरल एक्सप्लेनेशन को लेकर चलना है, जनरल एक्सेप्शन को लेकर चलना है, और कॉमन इंटेंशन क्या है, इंटेंशनल कॉपरेशन क्या है, ये सब हमने सेक्शन 3 में पढ़ा। अब हम सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 कहता है कि अब अगर आप अपराध करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सेक्शन बीएनएस में सेक्शन 4 बीएनएस बताता है कि कितने प्रकार की पनिशमेंट है जो आपको मिल सकती है। तो देखिए, अगर आप ये एक्ट देखेंगे, ठीक है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता देखेंगे, तो इसमें सेक्शन 4 में 6 तरीके की क्या बताई गई है, 6 तरीके की पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, कौन कौन सी पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 आर क्या है, डेथ। ठीक है, अगर कोई ग्रीवियस ऑफेंस, हीनस ऑफेंस करोगे तो डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, और अगर मैं इसको बीएनएसएस से लिंक करूं तो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है, जो डेथ सेंटेंस पास होती है उसका एग्जीक्यूशन की बात कहाँ की गई है, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया है तब तो सेक्शन 453 बीएनएसएस का। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया और उसको एग्जीक्यूशन करना है तो बीएनएसएस का सेक्शन 454। साथ के साथ इसको आप राइट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, द वे आई नोट डाउन, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा है 453 और 454, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो डेथ का हमने प्रोविजन पढ़ लिया कि पनिशमेंट आपको डेथ भी मिल सकती है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो हमने देख लिया बीएनएसएस जो है भारतीय न्याय भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता। ठीक है, नहीं, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ठीक है, हो जाता है कभी कभी फिर है हमारा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मतलब आपको एलआई भी मिल सकती है, तो वो भी यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि काफी ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर आपको डेथ का भी प्रोविजन देखने को मिलेगा, एलआई का भी देखने को प्रोविजन मिलेगा, जैसे कि मर्डर। फिर है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब ये जो कारावास है, एक तो आपको मृत्युदंड मिल सकता है, एक
आजीवन कारावास मिल सकता है, एक सिर्फ कारावास में मिल सकता है, जो कठोर कारावास मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उसमें बहुत हार्ड लेबर वाली पनिशमेंट मिलती है आपको, बोलते हैं ना चक्की पीसिंग पीसिंग, वही रिगरस इम्प्रिजनमेंट। एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसमें आपको हार्ड लेबर नहीं कराते हैं, विदाउट हार्ड लेबर होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साधारण कारावास। तो ये हो गया। और क्या पनिशमेंट मिल सकती है? आपकी जो संपत्ति है उसका फोरफीचर किया जा सकता है, ठीक है, उसको जब्त किया जा सकता है। और क्या है? फाइन लग सकता है, जुर्माना, और कम्युनिटी सर्विस, ये नया ऐड हुआ है। ये जो कम्युनिटी सर्विस वाला प्रोविजन है, इसको नया ऐड किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आईपीसी का जो सेक्शन 53 है, तो सेक्शन 53 आईपीसी में तो सिर्फ 5 प्रकार की पनिशमेंट थी, लेकिन बीएनएस में सेक्शन 4 के अंदर अब 6 तरीके की पनिशमेंट बताई है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस को नया ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ माइनर पब्लिक न्यूसेंस इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू क्लीन अ पब्लिक पार्क फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज एज अ कम्युनिटी सर्विस इंस्टीड ऑफ सेंडिंग हिम टू प्रिजन, ठीक है। तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है? एक व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव के छोटे अपराध में दोषी पाया जाता है, न्यायालय उसे क्या करती है? जेल भेजने के बजाय कहती है कि कुछ दिनों तक आपको ये जो पार्क है, सार्वजनिक पार्क, इसकी सफाई करनी है। अब ये कैसी पनिशमेंट है? तो ये एक सामुदायिक सेवा का उदाहरण हो गया, जो हमें पनिशमेंट में देखा था। और आपको अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आप इनकेस एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पूछा जा रहा है। उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी, उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो क्या था, सेक्शन 379, 380, ठीक है, जिसमें हमने थेफ्ट पढ़ा था, ठीक है, ये 5 तरीके के 404, 420, ये वाले हमने ऑफेंस पढ़े थे, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें 2 साल से कम तक की सजा है, मतलब 2 साल तक की सजा है, तो उसको प्रोबेशन ऑफ, उसको एडमोनिशन पर भी छोड़ा जा सकता है, डांट फटकार कर भी कोर्ट चाहे तो छोड़ सकती है। ये हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में पढ़ा था। और अगर किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा डेथ और एलआई नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? प्रोबेशन ऑफ गुड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है। तो आप इसको साथ के साथ लिंक करते हुए चलना कि पनिशमेंट तो बीएनएस ने बात की है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये बीएनएस ने बात की है, लेकिन लिंक कर लो इसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर के साथ, जिसमें कोर्ट को ये पावर दे दी गई कि बेशक अगर किसी ने अपराध किया है और जिसकी सजा 2 साल तक की है, तो कोर्ट चाहे तो उसको डांट फटकार कर भी छोड़ सकता है। ये बात वहां की गई है, ठीक है, एडमोनिशन की, बीएनएस में नहीं की गई है। तो आप ये मत समझना कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको इन 6 में से कोई सजा मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। और हमने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी छोड़ने की बात देखी थी सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 3 और 4 हमने दोनों जो पढ़े थे। इस तरीके से आप लिंक करते हुए चलो, और मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए, इसलिए मैं लिंक करा के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला कि जो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं कुछ भी, उन्हीं के लिए वीडियो, क्योंकि तसल्ली से हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, depending on the nature of the offense and the court and the law, the court may impose rigorous imprisonment, simple imprisonment, fine, और a combination of these। देखो एक बात बता देती हूँ मैं आपको, जो rigorous imprisonment का जो प्रोविजन आप देखेंगे ना, तो कहीं कहीं सेक्शन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि अगर इस पर्सन ने पर्टिकुलर ये ऑफेंस किया तो इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। बीएनएस में जब हम आगे ऑफेंसेस कवर करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है कि अगर किसी पर्सन ने ये ऑफेंस किया है तो आपको इसको क्या करना है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही देना है। तो जो केसेस, जो सेक्शंस होते हैं वो स्पेसिफाई भी कर देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्पेसिफाई भी कर देते हैं। और कहीं कहीं लिखा होता है ईदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या कहीं कहीं क्या लिखा होता है? ईदर डिस्क्रिप्शन, इम्प्रिजनमेंट की ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब एसआई भी हो सकता है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप सेक्शन 92 देखेंगे, सेक्शन 92 क्या कहता है? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो उसमें बताया गया कि आप इम्प्रिजनमेंट कोई भी दे सकते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, एसआई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 4 आपको समझ आ गया, इसमें एज सच कुछ टेक्निकल नहीं था, सिंपल सी बात है। 6 तरीके की इसमें पनिशमेंट बताई गई है, कम्युनिटी सर्विस को बाद में ऐड किया हुआ है, लिंक कर लेना इसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर के साथ, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के साथ, जिसमें ये जो अगर आप देखेंगे थेफ्ट वगैरह वाले प्रोविजन में बताया गया है कि उसको आफ्टर ड्यू एडमिनिशन भी छोड़ा जा सकता है, मतलब डांट फटकार के भी छोड़ा जा सकता है। और अगर जो ऐसे
अपराध किए उसने जिसकी सजा एलआई या डेथ नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी छोड़ सकता है। परिवीक्षा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, उस पर भी छोड़ा जा सकता है। परिवीक्षा, अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लिख लो सेक्शन 4 का इंपॉर्टेंट केस लॉ किससे रिलेटेड है, जो सेक्शन 4 है वो है मुल्ला, ठीक है, मुल्ला एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड इकोनॉमिक डिप्रेविटी along with old age and about 15 years in the custody of the convict for converting death sentence into imprisonment for life, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखा जाता है, तो ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, कॉम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। अब धारा 5 किस बारे में बात कर रहा है, जो दंड है उसका लघुकरण या परिवर्तन। जैसे कि लघुकरण मतलब हो गया 10 साल की सजा मिली है तो उसको 5 साल की करा दी, कॉम्यूटेशन हो सकता है पनिशमेंट का। या फिर परिवर्तन हो गया, जो दंड मिला है आपको, जैसे डेथ सेंटेंस मिली थी तो एलआई हो गया। सेक्शन 5 उसी बारे में बात करता है कि कौन से सिचुएशन में पनिशमेंट को कम्यूट किया जा सकता है और किसके पास पावर है। तो अगर आप सेक्शन 5 देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक सेकेंड आप रुकिएगा। देखिए जो गलती होती है वो इंसानों से ही होती है, और मुझे पता था कि मैं कुछ तो गलत बोल रही हूँ। एक्चुअली जो BNSS था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी। मुझे नहीं पता कि मैंने, अगर शायद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोला तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं उसको कवर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे माइंड में भी चल ही रहा था कि मैंने अगर इन केस कुछ गलत बोला तो उसको ठीक बोल देती हूँ, ठीक है। सेक्शन 5 किससे डील करता है, ठीक है, सेक्शन 5 डील करता है कि जो पनिशमेंट है उसका कम्यूटेशन हो सकता है, उसमें परिवर्तन उसका, या फिर उसको छोटा किया जा सकता है। पावर किसके पास है, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है मे कम्यूट एनी पनिशमेंट अवॉर्डेड अंडर द BNS इनटू अनदर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आपको एक बात याद रखनी, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इवन विदाउट द ऑफेंडर्स कंसेंट, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए उपयुक्त सरकार, अब उपयुक्त सरकार तो कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो उपयुक्त सरकार BNSS की धारा 474 के अनुसार क्या कर सकती है, अपराधी की सहमति के बिना भी, ठीक है, जिसको पनिशमेंट मिली है, जरूरी नहीं है कि उसकी सहमति लो, अगर उपयुक्त सरकार को लग रहा है कि जो इसको जो दंड मिला है उसका कम्यूटेशन करना जरूरी है तो कर सकती है, जरूरी नहीं है कि अपराधी की सहमति ले, ठीक है। तो अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंड को कानून के अनुसार क्या कर सकती है, दूसरे दंड में परिवर्तित कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, दूसरे दंड में परिवर्तित कर सकती है। तो सेक्शन 5 BNS का हो गया और सेक्शन 474 BNSS का हो गया, ठीक है। और आपको पता है BNSS पहले CRPC था और BNS जो है अब है वो पहले IPC था, ठीक है। हो सकता है कि काफी जो एग्जाम्स उसमें दोनों भी पूछे जा रहे हो, ठीक है, तो वो आप लिंक कर लेना। अब देखिए एग्जाम्पल, अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, later the appropriate government commutes the death sentence into life imprisonment under the law, the offender's consent is not required। सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया भी जा रहा है, ठीक है, उपयुक्त सरकार क्या कर सकती है, उस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकती है, लेकिन कानून के अनुसार ही, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, उपयुक्त सरकार को जरूरी नहीं है कि अपराधी की सहमति लेनी हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, क्या है, कन्विक्ट, एक कन्विक्ट है वो क्या कर रहा है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कठोर कारावास की सजा काट रहा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना इस पावर का यूज करते हुए उसकी जो पनिशमेंट थी उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी कर दिया। देखो मैं आपको एग्जाम्पल क्या बताया कि पहले डेथ से एलआई किया, तो ये तो नेचर था उसका, क्या कहते हैं, जो उसका पनिशमेंट था उसका टाइप था, यहाँ पे नेचर बता रहे हैं, नेचर को भी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर सकते हैं कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था और अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया। तो ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्शन 5 का, अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, ठीक है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है इसका मतलब होता है
imprisonment for the remaining span of life of the convict, and consequently a convict cannot claim as a matter of right that his sentence of imprisonment of for life should expire after 14 years. इसमें सिंपल सी बात क्लियर कर दी गई कि imprisonment for life का मतलब पता है क्या होता है, कि जो पूरी उसकी जिंदगी बची है ना, ठीक है, जो पूरी लाइफ का उसका जो स्पैन बचा है, उसका इम्प्रिजनमेंट, बची हुई जिंदगी, ठीक है, इसमें इसको क्लियर कर दिया गया, ठीक है। और इसीलिए जो कोई कन्विक्ट है इसको मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकता है, ठीक है, कि जो उसकी सेंटेंस है इम्प्रिजनमेंट की वो 14 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉम्यूटेशन वाला जो पार्ट है वो बीएनएसएस में देखेंगे कि कितने कौन सी डेथ सेंटेंस है और उसको कब कितने में उसको कम्यूट किया जा सकता है। चलो मैं आपको अभी बता देती हूँ, बेयर एक्ट हमारे पास है, अगर आप भी अपने साथ ऐसे बेयर एक्ट रखा करो तो साथ के साथ चीजें क्लियर करते रहते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब हमें कौन सा सेक्शन देखना है, 474, ठीक है। अब देखिए 474 में क्या कहा गया है, पावर है क्या कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है, ये हमने सेक्शन 4 बीएनएस में देख लिया था। लेकिन जब हम 474 में आ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि कम्यूटेशन का होगा कितना। तो जो अगर किसी को डेथ मिली है तो ज्यादा से ज्यादा उसका परिवर्तन क्या कर सकती है कि उसको एलआई कर सकती है। ये नहीं कि किसी को डेथ सेंटेंस मिली है और परिवर्तन करके उसकी 1 साल सजा कर दी, नहीं, डेथ अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसका कम्यूटेशन सिर्फ एलआई ही हो सकता है, याद रखना। किसी को अगर क्या मिली है, सेंटेंस मिली है एलआई, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर किसी को पनिशमेंट मिली है तो उसका ज्यादा से ज्यादा आप जो है कम्यूटेशन क्या कर सकते हैं, फॉर अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम तो आप नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं वो एक अलग बात है। तो किसी को अगर आजीवन कारावास मिला है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके आजीवन कारावास को परिवर्तित करना चाहती है तो ज्यादा मतलब 7 साल तक तो मिनिमम उसको करना ही पड़ेगा, उससे कम तो नहीं हो सकता। ये नहीं है किसी को एलआई की सजा मिली और आपने एलआई को कम्यूट करके उसको सिर्फ 2 साल कर दिया, नहीं, 7 साल तो वो कम से कम काटेगा ही सजा। फिर अगर किसी को 7 साल या 7 साल से ज्यादा तक की सजा मिली है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, उसको परिवर्तित करना चाहती है, तो कम से कम, ठीक है, उसको 3 साल तक का ही वो परिवर्तित कर सकती है, 3 साल से कम का नहीं। कि 7 साल अगर कोर्ट ने सजा सुना भी दी तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है कि 3 साल तक का तो मतलब मिनिमम है कि उसको कारावास में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। और अगर किसी को 7 साल से कम तक की सजा मिली है तो क्या कम्यूट कर सकती है कि खाली फाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट इस केस में हो सकता है कि जरूरी नहीं है फिर सजा ही काटनी पड़े। अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम तक की सजा मिली है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको परिवर्तित करना चाहती है तो सिर्फ फाइन लगाकर भी काम चल सकता है। और अगर किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो क्या हो सकता है, उसका उसको मतलब कम्यूट किया जा सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट पे फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा हमने कम्यूटेशन, हमने बीएनएस में क्या पढ़ा कि जो कोर्ट है, बीएनएस में पढ़ा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो जो सेंटेंस है उसका क्या कर सकती है, उसको कम्यूट कर सकती है। लेकिन हमने 474 में पढ़ा कि जब जो सेंटेंस मिल रही है उसका कितना परिवर्तन हो सकता है, डेथ है तो एलआई, एलआई है तो कम से कम 7 साल तो काटेगा, 7 साल तक की सजा है तो कम से कम 3 साल तो सजा काटेगा, और 7 साल से कम की सजा है तो फाइन तक तो उसको छोड़ देंगे, और अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सेक्शन 5 को, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात सेक्शन 5 में की गई है, हमने इस तरीके से उसको समझा। अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कभी भी किसी भी सेक्शन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल चीजें समझो, अपने माइंड में सिंपल फैक्ट रखो, ठीक है। आपको क्या है, फिलोसफर नहीं बनना है, ठीक है, आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, जितना बेयर एक्ट में लिखा है उतना समझ लो बहुत है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी को एलआई मिली है, ठीक है, या फिर आजीवन कारावास मिला है, अब हम उसे उसकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑफेंसेस देखेंगे ना तो उसमें लिखा होता है 1/4 ऑफ द ऑफेंस। अब किसी 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, अब कहीं पे पनिशमेंट एलआई है, अब हमें क्या पता कि एलआई में वो कितने साल जिएगा, फिर उसमें हम उसका 1/4 कैसे निकाले। तो सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता रही हूँ कि एलआई का मतलब क्या, जब आजीवन कारावास की गणना की जाएगी तो फिर हम उसको कैसे
कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए फॉर कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जब हमको कैलकुलेट करना है तो टर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो अगर मैं बोलूं 10 साल का आपको 1/4 निकालना है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला जो अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल है तो उसका फ्रैक्शन जो है उसका आपको 1/2 निकालो, आप वो भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/2 निकालो, आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। उसी बात को क्लियर करता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि LI का अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो LI का मतलब होगा 20 साल। LI का मतलब क्या होगा? 20 साल। जब सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है तब, हर केस में नहीं। स्टूडेंट को क्या लगता है, अगर किसी भी ऑफेंडर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है उसका मतलब होता है 20 साल। नहीं, जब फ्रैक्शन निकालनी होती है तब उसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब होता है तब 20 साल। मैं आपको साथ के साथ एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे आप BNSS देखेंगे ना, BNSS में क्या होता है, जो कोर्ट होती है ना उसके पास पावर होती है, ठीक है। कोर्ट के पास क्या होती है? पावर होती है कि वो ऑफेंसेस जब एग्रीगेट मतलब ऑफेंसेस में उसको पनिशमेंट सुनानी है तो फिर वो कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो उसी उसी की वजह से यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, ये सेक्शन 6 में जो है LI की कैलकुलेशन के लिए ही इसमें 20 ईयर्स बताए गए हैं, अनलेस एनी लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज, ठीक है। अब इसका देखिए सिंपल सी मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल बताती हूँ। A law provides that prisoner becomes eligible for a particular benefit after completing 1/3 of the sentence, ठीक है। एक मतलब एक जनरल सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल है सिर्फ कि मान लीजिए कोई कानून है, उस कानून में ये प्रावधान है कि सजा का जब 1/3 भाग पूरा कर लेगा ना कोई अपराधी, उसके बाद उसको कोई बेनिफिट मिल सकता है। अब सोचो उस कैदी को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। अब हम कैसे पता लगाएं कि उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो उसको मिली है सजा, उसमें से उसने अपना 1/3 भाग जो है उसने पूरा कर लिया है? कैसे पता लगाएंगे? ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि LI को हम 20 साल मानेंगे और अब 20 साल का 1/3 अगर जैसे ही वो पूरा करेगा अब उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या समझा रही हूँ आपको, जैसे कि एक को सेंटेंस मिली है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। अब कैलकुलेटिंग 1/3 पीरियड लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल बी ट्रीटेड एज 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 साल जो है उसका अगर हम 1/3 निकाल, 20 साल है अगर उसका 1/3 निकाल रहे हैं तो कितना हुआ? 6 साल 8 महीने, ठीक है। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल तभी होगा जब आप क्या कर रहे हैं, किसी पनिशमेंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एग्जाम टिप है जो आपको क्या करनी है, आपको रैपिड रिवीजन में बहुत काम आएगी। जैसे सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ पनिशमेंट पढ़ी हमने। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ पनिशमेंट पढ़ा, ठीक है। तो 6 तरीके की पनिशमेंट पढ़ी जिसमें कॉम्युनिटिव सर्विस को बाद में ऐड किया, मतलब नया ऐड किया गया है BNS में। सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 5 में हमने कॉम्यूटेशन पढ़ा कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो अपराधी की सजा को क्या कर सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, लेकिन उसमें क्या है, अपराधी की सहमति की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा कि जब हमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, उसकी गणना करनी है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन निकालना, उसका फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, तब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे। तो बताइए स्टूडेंट, अब आपको सेक्शन 4, 5, 6 समझ आया? देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना आप, किसी भी कोई भी एग्जाम अगर जिसमें BNS पूछा जा रहा है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, आप 99% आप अपना जो है सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तैयारी करनी है तो बहुत तसल्ली से करो, ठीक है, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस पैटर्न से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ये नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।